थ्योरी करनी थी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर 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 होता है, इट्स अ डिवाइस फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वोल्टेज इन एसी की ऑल्टरनेटिंग करंट। प्रिंसिपल क्या होगा, बिकॉज एसी के साथ यूज हो रहा है तो म्यूचुअल इंडक्शन कि हम दो कॉइल्स लेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर प्राइमरी में करंट चेंज करेगी तो सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज करेगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगी और इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड है। डायग्राम हम इसका थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं। वी ड्रॉ इट लाइक हमारे पास अगर सॉफ्ट आयरन कोर है, इस साइड हम प्राइमरी कॉइल बना देंगे से P1 P2। इनपुट AC is applied across it। और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल, एंड इसके क्रॉस आउटपुट लेंगे। डायग्राम ऐसे बनाते हैं, अदरवाइज दे आर कोएक्सियली बाउंडेड सो दैट फ्लक्स लिंकेज इज मैक्सिमम। कि प्राइमरी की सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ वो सेकेंडरी में से भी पास करें, मतलब एक ही सॉफ्ट आयरन कोर लेके पहले प्राइमरी कॉइल वाइंड कर दी, उसके ऊपर ही सेकेंडरी। एंड द वायर्स शुड बी इंसुलेटेड सो दैट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। वायर्स टच तो नहीं करनी चाहिए ना आपस में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। And soft iron core is made by joining number of thin sheets together using insulating paste। thin sheets को join करके thick sheet बनाई because to reduce the eddy currents। कि अगर हम एक सिंगल थिक कोर ले लोगे तो एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे, दैट रिजल्ट्स इन हीट एनर्जी लॉसेस। कि करंट फ्लो करेगी तो हीट जनरेट होगी। तो नंबर ऑफ थिन शीट्स आर joined together। प्राइमरी एंड सेकेंडरी coil they are always made of thick copper wires because कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है। करंट फ्लो करेगी तो कॉपर में भी हीट जनरेट होगी, पर क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम है तो हीट कम जनरेट होगी, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। प्राइमरी के क्रॉस इनपुट एसी लगाई। इनपुट एसी मतलब करंट इज वेरिएबल, तो अगर प्राइमरी में करंट वेरी करेगी तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगी। अगर हम 100% फ्लक्स लिंकेज लेते हैं तो वी कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टर्न इज सेम। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टर्न सेम है तो ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगी फिर? नंबर ऑफ टर्न्स पे। वी आर सेइंग दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ, बिकॉज हम ऐसे लिख सकते हैं ES विल बी इक्वल्स टू minus NS into d5 by dt, and EP can be written as input can be written as कि d5/dt दोनों के लिए सेम है, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड भी ज्यादा आ जाएगी। दो तरह के ट्रांसफॉर्मर बनते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप मतलब जो वोल्टेज को बढ़ाएंगे, एंड स्टेप डाउन जो कम करेंगे। हमारे पास ये रेशियो है ES/EP is NS/NP। दिस इज जनरली रेफर्ड एज टर्न्स रेशियो। तो अगर टर्न्स रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो स्टेप अप या स्टेप डाउन? ES ज्यादा होगा या EP ज्यादा होगा अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो? ES। तो अगर आपको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनाना है तो सेकेंडरी में टर्न्स बढ़ा दो, स्टेप डाउन बनाना है तो सेकेंडरी में टर्न्स को कम कर दो। यूज कहाँ होते हैं ट्रांसफॉर्मर्स? पावर ट्रांसमिशन में हम कहाँ यूज करेंगे? डैम पे पहले स्टेप अप, आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, ट्रांसमिशन से पहले स्टेप अप। स्टेप अप बिकॉज पावर जनरेटेड डैम पे फिक्स्ड है, P फिक्स्ड है। पावर EMF और करंट में रिलेशन P इज इक्वल्स टू EI। तो अगर हम EMF या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देंगे करस्पॉन्डिंगली करंट,
कम हो जाएगी. पी कांस्टेंट है, मतलब जो एनर्जी जनरेट की पर यूनिट टाइम वो फिक्स्ड है. तो अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो करंट कम हो जाएगी. करंट कम हो जाएगी तो ट्रांसमिशन में हीट एनर्जी लॉसेस कम हो जाएंगे, आई स्क्वायर आर टी. तो इसलिए वोल्टेज को पहले स्टेप अप कर देंगे. नॉर्मली इंडिया में पावर ट्रांसमिशन लाइन कितने वोल्टेज पे चलती हैं? 1,32,000 वोल्ट, 132 kV, दैट इज ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन हो गया, फिर उसको 2 स्टेप्स में स्टेप डाउन करेंगे. मतलब पहले डैम से जलंधर तक आएगी 132 kV पे. 132 kV पे फिर सिटी में कुछ सब स्टेशन बने होंगे. सब स्टेशन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेगा जो 132 kV को पहले 2200 तक कम कर देगा. 2200 तक कम कर देगा, फिर आपकी लेन तक आएगी. फिर आपकी लेन में ट्रांसफार्मर्स लगे स्टेप डाउन जो 2200 को 220 में चेंज कर देंगे, और फिर आपके घर में सप्लाई होगी. घर के अंदर भी कहीं ट्रांसफार्मर्स यूज कर रहे हो? स्टेबलाइजर्स जनरली ट्रांसफार्मर होते हैं. सो स्टेबलाइजर्स में हम यूज कर रहे हैं. या बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जैसे एलईडीज भी कई बार हाई वोल्टेज पे चलते हैं तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाए होते हैं. आपके पास बहुत सारे म्यूजिक सिस्टम हो सकते हैं जो लो वोल्टेज पे चलते हैं तो स्टेप डाउन कर देते हैं वोल्टेज को. तो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करना है तो ट्रांसफार्मर्स का यूज होगा. एफिशिएंसी हम लेके चलते हैं. अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो 100, बट एक्चुअल में कभी 100% नहीं होती. तो एनर्जी लॉसेस के रीजन क्या होंगे? एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, हमने कहा नंबर ऑफ थिन शीट्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म थिक शीट. That will reduce eddy currents but not reduce it to zero. So there will be eddy current losses, which are heat energy generated in the soft iron core when eddy current flows through them. There will be copper losses. Copper losses नाम से clear है, copper wires में जो heat generate हो रही है. Eddy current losses को हम normally लिख देते हैं iron losses. Iron losses because that's the heat generated in soft iron core. Copper losses is the heat generated in the copper wires. और कौन सा लॉस हो सकता है? हिस्टेरेसिस लॉस. हिस्टेरेसिस लॉस अकर्स बिकॉज क्या आप एसी यूज कर रहे हो, पहले सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में अलाइन किए, हाफ साइकिल के बाद वो टर्न करेंगे एंड दैट रिजल्ट्स इन एनर्जी लॉस. एंड हिस्टेरेसिस लॉस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप. कि लार्जर द एरिया लार्जर विल बी द एनर्जी लॉस. तो हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए सॉफ्ट आयरन यूज किया, बिकॉज सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरेसिस लूप एरिया स्मॉल है. और कौन से लॉस? फ्लक्स लॉसेस. हमने एज्यूम किया कि प्राइमरी की सारी फील्ड लाइन सेकेंडरी में से पास करें, विच इज प्रैक्टिकली नेवर पॉसिबल. देयर आर ऑलवेज सम लॉसेस. तो सम फील्ड लाइंस ऑफ प्राइमरी मे नॉट पास थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, तो उससे फ्लक्स लॉसेस होते हैं. कोएक्सियल वाइंडिंग इसीलिए की थी कि फ्लक्स लॉसेस कम हो जाएं. एफिशिएंसी निकालनी है तो ट्रांसफार्मर की, किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस की आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर इनटू 100. सो थ्योरी का आर्टिकल है, मतलब पहले तो ये डिटेल में आता था 5 मार्क्स में कि थ्योरी, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एनर्जी लॉसेस सब लिख दो. अब अगर आया भी तो कोई एक छोटा सा पार्ट आ सकता है कि सिर्फ एनर्जी लॉसेस बता दो क्या होते हैं. एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल आ सकता है कि एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं. कंस्ट्रक्शन तो मेरे ख्याल से अब पूछेंगे नहीं बोर्ड एग्जाम में कि कंस्ट्रक्शन या वर्किंग. सो मेनली या तो एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल आ सकता है या एनर्जी लॉसेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. सो हम लिखेंगे विद सारा. सो यू कैन रीड ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर, it is a device used. It is a device used to increase or decrease. It is a device used to increase or decrease the voltage in an alternating circuit principle it is based on the principle of mutual induction,
It is based on the principle of mutual induction, which states that whenever magnetic flux linked with a coil changes, EMF is induced in it. Whenever magnetic flux linked with a coil changes, EMF is induced in it, due to which induced current flows. कंस्ट्रक्शन, साथ में डायग्राम बना लो. कंस्ट्रक्शन, हम इसको लैमिनेटेड कोर लिखते हैं. कई बार बोर्ड में कंसेप्चुअल पूछते हैं, व्हाई लैमिनेटेड कोर इज यूज्ड. लैमिनेटेड मतलब कि जो हमने थिक शीट को नंबर ऑफ थिन शीट्स ज्वाइन करके बनाया, तो उसको हम कह देते हैं कि लैमिनेशन की हुई है, बिकॉज लैमिनेशन इज ऑलवेज डन यूजिंग, जैसे आपने 10th का सर्टिफिकेट भी लैमिनेट कराया, तो लैमिनेट इज डन यूजिंग सम काइंड ऑफ प्लास्टिक, सो इंसुलेटिंग मटेरियल. तो इसमें हम कहते हैं कि हमने लैमिनेशन की हुई है शीट्स की, ताकि एडी करंट्स प्रोड्यूस ना हो. इसका टेस्ट कल रखे हैं परसों, EMI टेस्ट इसका कल रख दें. कल क्या है, कल थर्सडे है, फ्राइडे रख लो. फिर नया चैप्टर शुरू करना है, कल ही रखो, फिर नया चैप्टर बाद में शुरू करेंगे टेस्ट रख के. ये तो एक दिन पढ़ के फिर टेस्ट आ जाएगा. So you can write चेंज कर देते हैं ना जहाँ पे डीसी में चेंज करना हो, बिकॉज अगर हमें डीसी को एसी में कहीं पे चेंज करना है तो वी यूज़ अ डिवाइस कॉल्ड ऑसिलेटर, और अगर मेरे को एसी को डीसी में चेंज करना है तो रेक्टिफायर्स डायोड्स के थ्रू कर सकते हो, बिकॉज डायोड्स अलाउ यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकती है उनमें. सेमीकंडक्टर्स तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहिए था. बोर्ड का पता नहीं कौन डिसाइड करता है चीज़ें. सेमीकंडक्टर का सिलेबस इन्होंने कम किया है काफ़ी, मतलब ट्रांजिस्टर्स का सारा फंक्शनिंग हटा दी, ट्रांजिस्टर्स की एप्लीकेशन हटा दी बोर्ड के सिलेबस से. वेरेज चाहे मेडिकल है चाहे नॉन मेडिकल है, मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा यूज़ अपने लाइफ में सेमीकंडक्टर्स का ही करना है फ्यूचर में, बिकॉज सब कुछ तो आजकल डिजिटल हो गया. डिजिटल मीन्स ऑल इज बेस्ड ऑन द सेमीकंडक्टर अप्लायंसेस. तो चाहे मेडिकल इक्विपमेंट बन रहे हैं, बिकॉज पहले जैसे फिजिक्स में इंजीनियरिंग में फील्ड होता था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम हो रही है, बिकॉज ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है उसमें मैकेनिकल डिवाइसेस है ही नहीं, मतलब हर मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हो गई है. तो इसलिए बहुत सारे कॉलेजेस ने फील्ड ही नया कर दिया, दे कॉल इट मैकाट्रॉनिक्स, कि मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज हर डिवाइस के साथ तो डिजिटल कंसेप्ट लगे हुए हैं. और AI इज अगेन ऑल सेमीकंडक्टिंग टेक्नोलॉजी, अगर आपने हार्डवेयर डेवलप करने हैं तो सेमीकंडक्टर तो होना चाहिए था. बोर्ड ने उसी का सिलेबस कम कर दिया है, जबकि मेरे हिसाब से आप में से जितने लोग भी इंजीनियरिंग में जाओगे, आप मेजॉरिटी चाहे आप कंप्यूटर साइंस पढ़ो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ो, तो सेमीकंडक्टर एक्सेसिव यूज होगा. तो बोर्ड ने उसी को कम कर दिया सिलेबस को. अच्छा खासा चैप्टर था, मतलब इनफैक्ट जो लेटेस्ट था. दूसरा आजकल जो
यूज हो रहा था, दैट्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज. कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब फिजिक्स के सिलेबस में सब कुछ था कि कम्युनिकेशन होती कैसे, इंटरनेट कैसे काम करेगा, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की फंक्शनिंग क्या है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में. वो पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया और वो पढ़ा रहे हैं जो कहीं काम नहीं आना. मतलब ये कोविड के टाइम पे इन्होंने डिसाइड किया कि कम्युनिकेशन नहीं पढ़ाना है फिजिक्स में. एक्चुअल में लेटेस्ट आप वही चैप्टर में पढ़ रहे थे सिर्फ. मतलब दे स्टार्टेड विद वेरी बेसिक्स की, बिकॉज इंटरनेट से पहले क्या होता था, मतलब उन्होंने सब बताया कि कैसे वो डेवलप हुआ. कि पहले टेलीग्राम सिस्टम होता था. आप में से तो किसी ने टेलीग्राम देखी भी नहीं होगी मेरे ख्याल से. कि पहले टेलीग्राम्स आती थी, देन दे केम टू पेजर्स. पेजर्स शायद सुने हो, बिकॉज वन वे मतलब उसको हम कहते थे दैट्स सिंप्लेक्स मोड. सिंप्लेक्स मोड मतलब वो मैसेज रिसीव कर सकता है, उसे सेंड नहीं कर सकते. कि जैसे नॉर्मल आपका व्हाट्सएप पे एसएमएस आता है तो आप रिप्लाई भी कर सकते हो, तो उसमें रिप्लाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ रिसीव कर सकते हो मैसेजेस को. फिर उसके बाद आया कि हाफ ड्यूप्लेक्स मोड क्या होते हैं. हाफ ड्यूप्लेक्स मोड मतलब जैसे आर्मी या पुलिस के वायरलेस सिस्टम चलते हैं कि एट अ टाइम एक जना बात कर सकता है. एक जना बात करेगा, ओवर बोलेगा, फिर दूसरा बोलेगा. दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ नहीं सुनेगा. तो फिर उसके बाद आया फुल ड्यूप्लेक्स मोड. मोबाइल कैसे काम करते हैं, तो सिम कार्ड्स के ऑपरेशन क्या होते हैं, सिम कार्ड्स काम कैसे करते हैं, वो सब हटा दिया सिलेबस से. मतलब वो फिजिक्स आजकल की फिजिक्स थी. और बाकी चीज़ें पढ़ा रहे हैं. मेरे को नहीं लगता ट्रांसफॉर्मर किसी डॉक्टर ने कहीं यूज़ भी करना है ज़िंदगी में. सो यू कैन राइट कंस्ट्रक्शन. Transformer consists of a thick soft iron core. Transformer consists of a thick soft iron core which is formed. A thick soft iron core which is formed by joining number of thin sheets together, which is formed by joining number of thin sheets together using insulating varnish. Using insulating varnish. Such a core is called laminated core. Such a core is called laminated core. The primary coil P1 P2 and secondary coil S1 S2. The primary coil P1 P2 and secondary coil S1 S2 are formed using insulated thick copper wires. Using insulated thick copper wires. Both the coils are wounded over the soft iron core. Both the coils are wounded over soft iron core. Input AC. Input AC is applied across. Input AC is applied across. Primary coil P1 P2 and output is obtained across. And output is obtained across. Secondary coil S1 S2. Output is obtained across secondary coil S1 S2. A switch in secondary circuit.
is used to control the output current. If S is open, no current flows in the output circuit. No current flows in the output circuit. ट्रांसफार्मर के साथ कभी स्विच लगा देगा प्रैक्टिकली, मतलब जो गवर्नमेंट के ट्रांसफार्मर्स हैं किस तरह का होता है? कहाँ पे लगा होता है? देखा नहीं कभी? मतलब ट्रांसफार्मर आपने देखा हुआ है कि वो 4 पिलर्स पे लगता है, तो एक पिलर के साथ बहुत लॉन्ग रॉड लगी होगी और उसके साथ एक हैंडल लगाया होगा, तो वो उसका स्विच होता है, उसको ऊपर नीचे करके वो स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं। ये देख लेना इधर भी लगा होगा इस ट्रांसफार्मर के साथ भी, बिकॉज उन्होंने जब रिपेयर करनी होती है, मतलब यहाँ आपकी लाइट बंद करनी है तो वहाँ से स्विच ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ से ट्राई करके देख लेना, इस लोकेलिटी की बंद करनी है तो उसको नीचे कर देना, ऊपर है तो उसको नीचे कर दोगे तो वो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। मतलब लोग ऐसे कैजुअली ना ऊपर नीचे करते थे, उन्होंने उसको बांधा होता है जनरली, और ऐसे नहीं है कि मतलब कोई लॉक वॉक लगा हुआ है, वो रस्सी से या वायर से उसको बांध जाते हैं कि कोई ऐसे ही ना हिला दे, उसको अच्छे से टाइट करके बांध जाते हैं ताकि वो खुद ही आके उसको खोल के उसको नीचे ऊपर करें। और अगर उन्होंने रिपेयर करनी होती है, आप कभी देखना जब वो उसको स्विच ऑफ करते हैं फिर वहां पे किसी को खड़ा कर जाते हैं, अपने एक असिस्टेंट को, कि ये ना हो कि वो लाइन पे रिपेयर कर रहे हो कोई उसको ऊपर कर दे, तो इसलिए वहां पे एक बंदे को खड़ा कर जाते हैं कि यहाँ खड़े रहना, ये ना हो कि आता जाते इसको ऊपर कर दे। मेरे को पता है बिकॉज मेरे बिल्कुल गेट के सामने ट्रांसफार्मर लगा है, तो इसलिए मैं उनको देखता हूँ वो क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं तो उनको देख रहा होता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए मेरे को पता है, अदरवाइज मैंने भी नहीं देखा था, बिकॉज मेरे गेट के बिल्कुल सामने ट्रांसफार्मर है हमारी लोकेलिटी वाला। एसी पे क्यों करते हैं? डीसी की बहुत सारी डिसएडवांटेज, करंट बढ़ी है कभी लाइफ में, इसीलिए करते हैं। डीसी पे एक ही बार ही बढ़ती है। डीसी बहुत सेफ नहीं होती, डीसी के साथ स्टिक करते हैं लोग। एसी में झटका लगता है, बिकॉज आफ्टर एवरी हाफ साइकिल ऑल्टरनेटिंग करंट बिकम जीरो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज, मतलब 1/100 सेकेंड के बाद करंट जीरो हो जाएगी। तो जैसे ही करंट जीरो होगी, आपका ब्रेन और बॉडी पार्ट्स का कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, तो आपको ब्रेन से ऑर्डर आएगा हाथ हटाना है वहां से। तो जैसे ही करंट जीरो होती है आप हाथ हटाते हो, तो हमें लगता है वो झटका लगा, वो इट्स नॉट शॉक, इट्स बेसिकली ऑर्डर इज कमिंग फ्रॉम द ब्रेन कि यहाँ से हाथ हटाना है। अगर वो करंट जीरो नहीं होगी तो ब्रेन और बॉडी पार्ट्स का कनेक्शन कभी बनेगा नहीं। तो ऐसा नहीं है कोई चिपका हुआ है, बिकॉज इट्स नॉट सम काइंड ऑफ ग्लू कि आप चिपक गए वायर के साथ, आपका ब्रेन ऑर्डर ही नहीं देता हाथ हटाना है वहां से, बिकॉज ब्रेन इज कनेक्टेड विद द बॉडी पार्ट्स यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो जब आपकी बॉडी में से करंट फ्लो करती है तो दोनों वेव सुपर इम्पोज कर जाती हैं, तो सुपरपोजिशन से इट स्नैप्स द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी पार्ट्स। इसीलिए हम कहते हैं अगर आपको लग रहा है किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, तो वो चिपका तो नहीं हुआ, आप किसी भी इंसुलेटर से जैसे इस पेन से उसके हाथ को हल्का सा मारोगे वो अलग हो जाएगा, बिकॉज वो चिपका नहीं हुआ, तो उसको ब्रेन ऑर्डर नहीं दे रहा कि वहां से हाथ हटाना है। मतलब इलेक्ट्रिकल रीजंस तो और भी हैं, बट नॉर्मल सेफ्टी भी एक मेजर कंसर्न होता है। इंडस्ट्री में बहुत जगह डीसी आती है कि हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज एसी, इंडस्ट्री में जहाँ पे डीसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वहाँ डीसी सप्लाईज भी होती हैं। सो यू कैन राइट the output is obtained across load resistance RL. The output is obtained across load resistance RL. Next paragraph में लिख लो, we assume
there are no energy losses. We assume that there are no energy losses as input AC across primary coil. As input AC across primary coil is converted to output AC across secondary coil. Output AC across secondary coil. Theory and working. Theory and working. So can write when input AC is applied across. When input AC is applied across primary coil having number of turns NP, capital NP. Input AC is applied across primary coil having number of turns NP and secondary coil having number of turns NS. Is coaxially wounded and secondary coil having number of turns NS is coaxially wounded over the same core. Then we assume that the flux linkage is 100%. Then we assume that flux linkage is 100% and the rate of change of magnetic flux per unit turn. Rate of change of magnetic flux per unit turn for primary and secondary coil is same. Thus, if EP and ES denotes primary and secondary voltages respectively, thus ये दोनों स्टेप लिख लो. अगर हमने assume किया कि there are no energy losses, तो इनपुट और आउटपुट पावर सेम होंगे. इनपुट पावर का फॉर्मूला EPIP, output power is ESIS if there are no energy losses. Because this is just an assumption.
From 1 and 2 we can say that. This formula is to be used if it's given that transformer is 100% efficient. So ES upon EP is IP by IS is equals to NS by NP. NS by NP is called turns ratio. NS upon NP is called turns ratio. Transformers can be of two types. Transformers can be of two types. स्टेप अप स्टेप डाउन होते हैं, और भी कोई ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स होती है, हमने नहीं पढ़नी बट वैसे बताओ तो. बिकॉज एक और वे भी होता है इनको क्लासीफाई करने का, सिंगल फेज और थ्री फेज. कि सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है मतलब आउटपुट सिंगल फेज में आ रही है या थ्री फेज में आ रही है. तो नॉर्मली थ्री फेज लगे होते हैं आजकल, जलंधर में तो थ्री फेज लगे हैं. बिकॉज आपके घर में नॉर्मली तीन फेज आ रहे होंगे अगर आपका लोड कनेक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा है तो वो थ्री फेज कनेक्शन देते हैं. तो एट अ टाइम मतलब बिकॉज कई बार मैं आप ऑब्जर्व कि आपके घर में कुछ रूम्स की लाइट आ रही है और कुछ की नहीं आ रही, तो फिर उसमें हम कहते हैं कि वो एक फेज में आउटपुट नहीं आ रही, तो एक फेज रिपेयर करने वाला. सो सिंगल फेज होगा तो सारे घर की लाइट एक साथ बंद होगी. बिकॉज थ्री फेज ही लगे होंगे सबके घर में मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज नॉर्मल किसी भी घर में अगर तीन चार एसी लगे हैं तो आपको थ्री फेज कनेक्शन चाहिए ही होगा. एंड लोड कैसे डिवाइड करते हैं थ्री फेज कनेक्शन में? कल को इंजीनियर ना बनो, इलेक्ट्रीशियन ही बनना पड़ जाए. मतलब आपके घर में अगर मान लो 7 एसी या 8 एसी लगे हैं और तीन फेज हैं, तो डिवाइड द लोड ऑन ऑल द फेजेस. कि सारे के सारे एसी अगर एक फेज से कनेक्ट कर दोगे तो जब सप्लाई चालू हो गया सबने एक साथ एसी ऑन कर लिए तो दैट फ्यूज में ब्लो. बिकॉज फ्यूज की करंट रेटिंग होती है. मतलब एक तो आपके एमसी भी लगे होंगे, एक मीटर के साथ वो वाइट कलर के स्विच प्लग लगे होते हैं जिनको हम किट कैट बोलते हैं. तो उनकी एक करंट रेटिंग होती है. करंट रेटिंग मतलब उनमें से मैक्सिमम कितनी करंट फ्लो कर सकती है. तो एक फेज के लिए उन्होंने डिसाइड किया मान लो 20 एम्पियर करंट है, तो अगर आपने सारे एक फेज पे लगा दिए तो उसमें करंट 20 एम्पियर से एक्सीड करेगी और वो फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगी. फ्यूज वायर मेल्ट करे ये किस पे डिपेंड करता है? थर्मोडायनामिक्स का कौन सा कंसेप्ट लगेगा इसमें? लेंथ पे डिपेंड करता है वायर की, कि वायर की लेंथ कितनी है. बिकॉज अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी, तो जल्दी फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी. बिकॉज लेंथ ज़्यादा होगी तो हीट डिसिपेटेड भी ज़्यादा होगी. बिकॉज वो सिर्फ हीट जनरेट नहीं हो रही ना, हीट लॉस भी तो हो रहा है, क्योंकि सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम है तो वायर में से करंट फ्लो की वायर का टेम्परेचर ज़्यादा है. तो वायर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें से हीट रेडिएट भी हो रही है. एंड दिस इज नोन एज प्रेवॉस्ट थ्योरी, कि हीट अब जनरेट भी हो रही है और सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ हीट भी चल रहा है. तो नॉर्मली हम लेते हैं फ्यूज वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ. प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए फ्यूज वायर की? इट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. बिकॉज अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो मेल्ट ही नहीं होगी. तो करंट रेटिंग चेक करके फ्यूज वायर लगती है. आजकल हर डिवाइस के साथ आपके लगी होगी. मतलब आपने देखा होगा वो ग्लास का छोटा सा फ्यूज लगा होता है डिवाइसेस के साथ. दे आर यूज टू सेव द डिवाइस फ्रॉम लार्ज करंट्स. या अगर आपके पास एक्सटेंशन कॉर्ड्स भी हैं, एक्सटेंशन कॉर्ड्स मतलब आपने ज़्यादा प्लग लगाने हैं कि उसमें एक्सटेंशन बोर्ड में,
उसमें भी वो फ्यूज वायर लगा देते हैं, बिकॉज उसका पर्पस यही है कि आपके डिवाइसेस खराब ना हो, ज़्यादा करंट होगी तो फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगी. सेकेंड रेट इसके आगे लिखो. ट्रांसफार्मर कैन बी ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर. स्टेप अप ट्रांसफार्मर. Step up transformer. The transformer which changes low voltage high current into high voltage and low current. Low voltage high current into high voltage and low current. Thus ES is greater than EP. Thus ES is greater than EP. And for such transformer, turns ratio is greater than 1. ES greater than EP है तो NS भी greater than NP होगा. Thus turns ratio is greater than 1. For such transformers, turns ratio is greater than 1. Next is step down transformer. Transformer which changes high voltage low current into low voltage and high current. Into low voltage and high current. ES is less than EP and turns ratio is less than 1. ES is less than EP and turns ratio is less than 1. ES is less than EP and turns ratio is less than 1. Next, energy losses in transformer. Energy losses in transformer. First is copper losses. Copper losses. Copper losses are, and these are the heat energy loss. Copper losses. This is the heat energy loss which takes place when current flows through. Heat energy loss which takes place when current flows through primary and secondary coil of the transformer. Primary and secondary coil of transformer. Energy loss in primary and secondary coil is reduced by using thick copper wires. Energy losses in primary and secondary coil are reduced by using thick copper wires, as resistivity of copper is small. As resistivity of copper is small. एरिया को हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते बिकॉज बहुत ज़्यादा मोटी वायर्स को यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज एक तो स्किन इफेक्ट कि चार्ज फ्लोज ऑन द सरफेस ओनली. थिक कॉपर वायर होगी तो इट विल इंक्रीज द कॉस्ट एज वेल एज द वेट ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑल्सो, कि उतना भारी भी होता जाएगा वो. एंड कॉपर इज़ नॉट बहुत सस्ते वाला मटेरियल, तो थिक कॉपर वायर्स को यूज़ नहीं करते. मतलब एक लिमिट तक ही आप थिकनेस बढ़ा सकते हो. ये नहीं है कि एफिशिएंसी बढ़ानी है तो बहुत मोटी वायर्स यूज़ कर ले, बिकॉज वैसे भी आपने पढ़ा है कि चार्ज फ्लोज ऑन द सर्फेस ओनली. सेकेंड इज आयरन लॉसेस.
iron losses. As current through primary and secondary coil. As current through primary and secondary coil is variable. As current through primary and secondary coil is variable, therefore, the number of magnetic lines of force or the magnetic flux, therefore number of magnetic lines of force or magnetic flux associated with soft iron core is variable. Eddy currents are produced in it. Eddy currents are produced in it. Which results in generation of heat in soft iron core, which results in generation of heat in soft iron core and thus eddy current losses. And thus eddy current losses and thus loss of energy takes place. And thus loss of energy takes place. और इसका रीजन reduced, they are reduced by using laminated core के thin sheets को use कर रहे हैं. So these losses are reduced by using laminated core of thin sheets. These losses are reduced by using laminated core formed by thin sheets. Next is flux losses. Flux losses. Flux losses takes place because some of the magnetic lines of force. Flux losses takes place because some of the magnetic lines of force of primary coil may not pass through. Some of the magnetic lines of force of primary coil may not pass through secondary coil. Thus, rate of change of flux. Thus, rate of change of flux per unit turn in secondary coil will be rate of change of flux per unit turn for secondary coil is less than that of primary. Coaxial winding is done to reduce the flux losses. Coaxial winding is done to reduce the flux losses. Next, hysteresis loss. Hysteresis loss. Hysteresis losses. इसको कैसे कम किया? Hysteresis loss को by using soft iron core because its hysteresis loop area is small. Because physics में हमेशा हम बैलेंस करके रखेंगे. Because जैसे कॉपर वायर है तो कॉपर वायर इज यूज सिल्वर बेटर है बट अगेन कॉस्ट का फैक्टर आ जाएगा. तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी हो सकते हैं जिनका एरिया इससे भी कम है
बट अगेन वो कॉस्ट का फैक्टर भी देखना पड़ेगा कि सस्ता कौन सा पड़ेगा, कि हम ऐसे मटेरियल नहीं यूज़ कर सकते जो बहुत एक्सपेंसिव है। एंड इंडिया में 220 वोल्ट की सप्लाई है, अमेरिका में 110 आती ज़्यादा जगह। रीज़न बाकी सारे वर्ल्ड में 220 आती है ऑलमोस्ट, पूरे वर्ल्ड में। सिर्फ अमेरिका में 110 वोल्ट सप्लाई है। अब वहाँ से अगर कोई डिवाइस मंगाते हो, मान लो आपने म्यूज़िक सिस्टम मंगाया या कुछ भी मंगाया, तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ता है 110 वोल्ट पे ऑपरेट होता है या 220 पे होता है। तो अगर वो 110 वोल्ट वाला है, मीन्स यू हैव टू यूज स्टेप डाउन अपने घर में, कि आपके घर में तो 220 वोल्ट सप्लाई है, तो आप उसको पहले कम करोगे 110 पर। फिर लैपटॉप के चार्जर्स के साथ या अडेप्टर्स के साथ देखो तो उन्होंने लिखा होता है कि वो 110 और 220 दोनों पे चल जाएंगे। तो वाई 110 इन यूएसए एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 220? बिकॉज अमेरिका सबसे पहले टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, तो उसमें बहुत सारी उन्हें लूप होल्स या यूँ कह सकते हो कि गलतियां मिलती हैं, तो बाकी वर्ल्ड उससे सीख लेता है। तो उन्हें लगा कि 220 बेटर है 110 से, तो बाकी वर्ल्ड ने 220 पे डेवलप किया, उन्होंने 110 पे कर दिया। अब अमेरिका में आप ज़्यादातर घरों में देखोगे तो डुअल सप्लाई आती है। डुअल सप्लाई मतलब 110 भी आती है 220 भी आती है सेम घर में। तो क्योंकि वो नए ट्रांसफॉर्मर्स जो लगा रहे हैं वो भी 220 के लगा रहे हैं, बट वो धीरे धीरे पूरे यूएसए के रिप्लेस करने में टाइम लगेगा, कि जब खराब हो जाएगा तो वो भी 220 का ही लगाएंगे, आउटपुट 220। बट पहले उन्होंने 110 पे लगा लिया है। जैसे फ़ोन का भी देखो, सारे वर्ल्ड में फ़ोन की कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है? वी कॉल इट जीएसएम। अमेरिका ने सीडीएम में डेवलप की थी, तो सीडीएम में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो बाकी वर्ल्ड ने भी सीडीएम में अडॉप्ट नहीं किया। अमेरिका सीडीएम पे चलता था ज़्यादा। सीडीएम में जो रिलायंस के शुरू में फ़ोन आए थे, आप तो मेरे ख्याल से बहुत छोटे हो गए जब रिलायंस लॉन्च हुई थी। रिलायंस ने जब शुरू में फ़ोन लॉन्च किए थे, मेरे को याद नहीं कौन सा साल है, बट मे बी आप तो शायद पैदा हुए थे या 1-2 साल के हो गए। मोबाइल फ़ोन को सबसे ज़्यादा पॉपुलर रिलायंस ने ही किया था, बिकॉज रिलायंस का एक ऑफ़र आया था उस टाइम पे, इंट्रोडक्टरी ऑफ़र। 500 रुपये में फ़ोन भी मिलता था और बैलेंस भी मिलता था 500 रुपये का। तो हर मतलब लेबर क्लास के हाथ में फ़ोन आ गया, रिक्शा वाला, मजदूर, सबको फ़ोन मिल गया, बिकॉज उन्हें लगता था कि 500 रुपये ले रहे हैं, उतने का टॉक टाइम भी मिल रहा, फ़ोन फ्री मिल रहा। तो वो रिलायंस का ऑफ़र था शुरू में। और ये नहीं है कि 1-2 हफ्ते चलाया, 1 साल चलाया ये ऑफ़र उन्होंने, कि 1 साल तक 500 रुपये में फ़ोन और टॉक टाइम दोनों मिल रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं होता कभी भी, फ़ोन टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं होगी, आप एक से दूसरे में कर सकते हो। स्विचिंग प्रॉब्लम्स कई बार आती है, वो हमेशा आएंगी, तो वो जीएसएम से जीएसएम में भी आ सकती है, बट ऐसा नहीं था कि आप रिलायंस से रिलायंस में ही कर सकते हो। नॉर्मली जीएसएम टेक्नोलॉजी का फ़ायदा जब नेटवर्क बनते हैं, सीडीएम में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती थी कि जैसे आपने न्यू ईयर पे किसी को कॉल करना, तो एट अ टाइम एक लिमिटेड लोड ले सकता था, तो आपको मैसेज आते थे इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। वो जीएसएम में भी शुरू में आते थे, बट अब इंडिया का मोबाइल नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि आप ये कह सकते हो कि इंडिया की अगर 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो अगर 70 करोड़ लोग बाकी 70 करोड़ को फ़ोन करना शुरू कर दे, लाइन बिजी नहीं आएगी। एट अ टाइम सारे 140 करोड़ लोग चाहे फ़ोन यूज़ करना शुरू कर दें, बिकॉज अब इंडिया के पास अच्छी बैंडविड्थ था उसको ऑपरेट करने के लिए। वो पुराने थे, मतलब पुरानी टेक्नोलॉजीज थी। बट यह है कि हाँ, रिलायंस ने मोबाइल फ़ोन एक्चुअल में पॉपुलर रिलायंस नहीं किया, बिकॉज जब तक रिलायंस नहीं आया था तो कॉल्स भी महंगी थी। इनकमिंग कॉल जब तक रिलायंस नहीं आया था, इनकमिंग कॉल यूज टू बी अराउंड 5-6 रुपीज़ पर मिनट। हाँ, आउट गोइंग 12 रुपये 13 रुपये मिनट के। रिलायंस ने आते ही ऑफर निकाला कि 500 रुपये का टॉक टाइम है, उसके बाद भी महीने में एक्स्ट्रा भी यूज़ करोगे तो फ्री है, कोई पैसे नहीं लेने। तो सबको कम करना पड़ा, बिकॉज जब एक ऑपरेटर सब कुछ फ्री बांटना शुरू कर देगा तो बाकी सबको कम करना पड़ेगा।
अभी अब देखना नई नई चीज़ें आएंगे, बिकॉज मैं अभी पढ़ रहा था देयर इज एन एयरलाइंस इन यूके जो कह रही है कि अगर आपको बाई एयर जाना है और अपने पैसे ज़्यादा नहीं खर्चने तो हम सीट नहीं देंगे, खड़े होके जा सकते हो। या वर्जिन एटलांटिक का देख लो, वो कहते हैं कि आप अमेरिका में चलती है एयरलाइंस, आपने कैलिफोर्निया से शिकागो आना है, फ्री ले जाएंगे। कंडीशन सिर्फ एक है कि आपकी सीट के सामने एक डिस्प्ले चल रही होगी, टीवी टैब काइंड ऑफ थिंग, उस पर एड्स चलेंगी, वो आपको बंद नहीं करनी और सोना भी नहीं है। आप उस पर इम्प्रेस हो या ना हो, आपको देखनी पड़ेगी वो। आप सो नहीं सकते, ना ही ईयर प्लग्स लगा सकते हो, सुनो उसको, देखो, फ्री की ऐड देखते तो 1 घंटा ऐड देखो, आपको फ्री में ले जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, बिकॉज वो एडवर्टाइजर से पैसे ले रहे हैं, कि जिनकी ऐड आ रही है उनसे पैसे ले रहे हैं कि आपकी एडवर्टाइजिंग कर देंगे और लोगों को फ्री ले जाएंगे। तो उन्होंने इंडिया के लिए भी सर्वे किया, तो उन्होंने कहा इंडिया में नहीं चलेगा ये, इंडिया में किसी ने पैसे नहीं खर्चने, सबने कहा हम फ्री चले जाएंगे, दिखा और 2 घंटे दिखा ले, हम एयरपोर्ट पहुंच के भी 1 घंटा बैठे रहेंगे, तू और दिखा ले ऐड। ऑब्वियसली आपको ऑप्शन मिले, आपने यहाँ से बैंगलोर जाना है, 10,000 की टिकट है, वो कहें हम फ्री में ले जाएंगे, 1 घंटा ऐड देख लेना, तो इंडियन से कहना हम 2 घंटे भी देख लेंगे। ऐड देखने में क्या है, वैसे भी तुम वेले इंस्टा पे रील्स देखते रहते हैं। सो यू कैन रेट हिस्टेरिसिस लॉस, hysteresis losses due to continuous magnetization. Hysteresis losses due to continuous magnetization and demagnetization of. Continuous magnetization and demagnetization of soft iron core when alternating current flows through primary and secondary coil. When alternating current flows through primary and secondary coil, soft iron core is used because it's ferromagnetic. Soft iron core is used because it's ferromagnetic and its hysteresis loop area is small. And its hysteresis loop area is small. Thus, energy loss per cycle will also be small. Thus, energy loss per cycle will also be small. Thus, energy loss per cycle will also be small. Next, efficiency of transformer. Efficiency of transformer. If energy losses are not neglected, if energy losses are not neglected, then ratio of output to input power is the efficiency. Then ratio of output to input power is the efficiency. And percentage efficiency is given by output power can be written as so efficiency is ES upon EP into 100. नीचे इसके नोट लिख लो।
यूज ऑफ नोट में यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन पावर ट्रांसमिशन. यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन पावर ट्रांसमिशन नोट में लिखना है. यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन पावर ट्रांसमिशन. और मतलब 1,32,000 वोल्ट पे करते हैं, स्टिल देयर आर अराउंड 40% एनर्जी लॉस. कि डैम पे जो जनरेट होती है सिटीज तक पहुंचते हुए 40% एनर्जी लॉस हो जाता है. इंडिया में वैसे भी ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर से वायर की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है सारी वायर्स की. तो अगर आप कोल्डर रीजन्स में चले जाओगे, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, रशिया, वहाँ पे टेम्परेचर कम है तो वायर्स की रेजिस्टेंस भी कम होगी, हीट एनर्जी लॉसेस भी कम होंगे. तो ट्रांसमिशन लॉसेस एक होते हैं ड्यू टू द हीट एनर्जी जनरेटेड. सेकेंड तो मतलब एशिया स्पेसिफिक है ट्रांसमिशन लॉसेस. इंडिया स्पेसिफिक कह लो. बिजली की चोरी मतलब कुंडी कनेक्शन, वो भी तो ट्रांसमिशन लॉसेस ही हैं. कि आपने मीटर ही नहीं लगवाया हुआ, डायरेक्ट ही वायर ली हुई है गवर्नमेंट की लाइन के साथ, तो वो भी ट्रांसमिशन लॉसेस में गवर्नमेंट काउंट करती है ना. आपने मीटर लगाया हुआ, उसको बाईपास किया हुआ है, तो मतलब किसी भी तरह से चोरी कर रहे हो बिजली आप. सो दीज आर ट्रांसमिशन लॉसेस. जो गवर्नमेंट को बिल नहीं मिला बट आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली. एक फिजिक्स वाले लॉसेस जो हीट एनर्जी जनरेट हो रही है. डस्ट के साथ भी हीट जनरेट होती है. अगर वायर्स के ऊपर डस्ट हो तो गंदी वायर्स हैं, अगर ट्रांसमिशन केबल्स, तो भी हीट जनरेट होती है. वायर्स को साफ किया जाता है. साफ कैसे करेंगे? जब मेरे को किसी ने एक वीडियो दिखाया था और मेरे से स्टूडेंट ने पूछा था कि ये कैसे साफ करें. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस धो रहे थे, लिटरली पाइप लगा के धो दिया पकड़ के लाइव को. मतलब ऑन है सारा सर्किट. जैसे आपके घर में बाहर मीटर लगा है, बहुत मिट्टी हो गई है, तो पाइप लगा के धो दिया उसको. तो कैसे पॉसिबल है? दिस आर इलेक्ट्रॉनिक वॉशर. डाइलेक्ट्रिक लिक्विड होता है, पानी नहीं था वो डाइलेक्ट्रिक लिक्विड है विच इज यूज टू क्लीन द सर्किट्स. कि आपके पास कभी भी बहुत कम्प्लेक्स सर्किट है तो उसको साफ करना हो तो उसका बेस्ट मेथड यही है कि आप उसको धो दो पकड़ के डाइलेक्ट्रिक लिक्विड के साथ, तो सारी डस्ट निकल जाएगी. ट्रांसमिशन केबल्स को भी क्लीन करते हैं. मतलब डैम्स नॉर्मली पहाड़ों पे बने हैं, तो वहाँ से सिटी तक जो वायर्स आ रही हैं, हेलीकॉप्टर से पानी डाल के उसको साफ करते हैं. बट एनुअल क्लीनिंग होती है ट्रांसमिशन केबल्स की. ये तो एनर्जी लॉसेस बढ़ जाएंगे और ज़्यादा. और ऊपर भी कर सकते हैं, फिर खंबे और बड़े लगाने पड़ेंगे. बिकॉज हमने पढ़ा था ना शुरू में कि अगर हाई वोल्टेज हो गई तो उसके आसपास की एयर कंडक्टिंग हो जाती है. तो अगर आप उसको टच नहीं भी कर रहे, उसके पास भी जाओगे तो शॉक लग सकता है बिकॉज कंडक्टिंग एयर है. तो इसीलिए जो ट्रांसमिशन के पोल्स होते हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा रखी होती है ताकि कोई नीचे से निकले तो उसको शॉक ना लग जाए. तो अगर आप वोल्टेज और बढ़ाओगे वो और ज़्यादा रीजन कंडक्टिंग बन जाएगा. तो इसलिए मतलब बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक सही रहेगा. So use of transformer in power transmission. The energy generated at dams is in the form of alternating current. And the voltage is increased before transmission using step-up transformer. The increased voltage results in decrease in current. Increased voltage results in decrease in current, and thus
power losses, bracket में you can write I square R. Thus power losses, that is I square R, are reduced. Bracket में I square R are reduced. This increased voltage is decreased to 220 volt in two or more than two steps using step down transformer. This increased voltage is decreased to 220 volt, and 220 volt is RMS value because AC वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू 0 से 310 तक चेंज होती रहती है, तो 220 RMS वैल्यू होती है रूट मीन स्क्वायर यूजिंग one or more than one, two or more than two step down transformers using in one so two or more than two steps using step down transformer. एक स्टेप में क्यों नहीं करते? मतलब पॉसिबल तो है एक स्टेप में भी कर ले, बट दे वांट टू मिनिमाइज एनर्जी लॉस. 2200 वोल्ट इन अ स्ट्रीट इज नॉट डेंजरस, तो आपके कोशिश करते हैं जितनी घर के पास तक 2200 वोल्ट आ जाए उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस ही 220 पे ट्रैवल करना हो. बिकॉज अगर हम वोल्टेज 220 कर देंगे तो मतलब करंट 10 टाइम्स ज़्यादा है. करंट अगर 10 टाइम्स ज़्यादा होगी तो हीट एनर्जी इज आई स्क्वायर आर. तो एनर्जी लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए कोशिश करते हैं कि आपके घर के जितनी पास तक वो 2200 पे ले आए फिर थोड़ा सा डिस्टेंस ही 220 पे ट्रैवल करना हो. सो इसलिए मतलब गली में ट्रांसफार्मर्स लगे, अदरवाइज उनके लिए भी बेटर था कि वो एक ही जगह पे लगा देते एंड फिर सप्लाई कर देते, तो ट्रांसफार्मर्स जगह जगह लगाने नहीं पड़ते. यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. सेकेंड पॉइंट लिख लो, ट्रांसफार्मर्स आर ऑल्सो यूज्ड एज वोल्टेज स्टेबलाइजर्स with electrical devices. With electrical devices. Or step-up transformers also used. Or step-up transformers are also used to operate devices which works on high voltage. जैसे पुराने CRT जो थे, आप ये कह लो